मॉर्निंग स्टूडेंट, आईपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 व्याकरण। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था भाषा, भाषा की परिभाषा, भाषा का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड चैप्टर आता है व्याकरण। भाषा का मतलब था सीधे साधे अपने शब्द दूसरों के सामने प्रकट करते, लेकिन व्याकरण का मतलब उसी भाषा को शुद्ध करके बोल कर लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो हम कहलाती है व्याकरण। तो व्याकरण शब्द होता है, व्याकरण के टुकड़े करने पर व्याकरण के टुकड़े होता है वी प्लस आ प्लस कारण। तो ये होता है व्याकरण के टुकड़े होते हैं वी प्लस आ प्लस कारण। अर्थात व्याकरण का अर्थ होता है किसी भी भाषा को भली भांति समझना, उसको व्याकरण या शुद्ध रूप में समझना। भाषा व्याकरण की परिभाषा जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, समझ में आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के अलग अलग नियम है जिससे भाषा को शुद्ध करके प्रकट करते हैं, शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध समझते और शुद्ध पढ़ते हैं। तो जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, समझ में आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और इन तीनों टॉपिकों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के आपको पता ही है 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार व्याकरण का एक विभाग होता है जिसमें वर्णों के आकार, उनके उच्चारण और उनके मेल से शब्द कैसे बनते हैं उन नियमों के बारे में पढ़ा जाता है, वो कहलाता है आपका वर्ण विचार। सेकेंड है शब्द विचार। तो वर्णों का विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूपांतर और व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है या वर्णन किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। और थर्ड है अपना वाक्य विचार। तो व्याकरण का एक विभाग जिसमें वाक्यों के अवयवों का परस्पर संबंध बताया जाता है, उसे शब्द कहते उसे वाक्य विचार कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों के आपस में परस्पर उनके अवयव होते हैं, जैसे सेंटेंस में आपको पता ही है कर्ता, कर्म, क्रिया, काल, लिंग आदि होते हैं, उनके बारे में आपस में संबंध बताए जाते हैं। वो कौन से डिपार्टमेंट बताए जाते हैं? वाक्य विचार। ऐसे शब्दों में क्या होता है, शब्दों में आपस में उनका रूपांतरण कैसे है, कैसे वर्णों के मेल से वो शब्द बनते हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका अध्ययन आप शब्द विचार करते हैं। और वर्ण विचार में आप वर्णों में आकार, उनका उच्चारण कैसे होता है, उनके मेल से शब्द कैसे बनता है आदि इनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो हम आगे पढ़ेंगे वर्ण विचार। फर्स्ट टॉपिक है इसका वर्ण विचार के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं वर्ण विचार में ध्वनि। ध्वनि है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वैसे तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, लेकिन वास्तविकता में देखे जाए तो वर्ण की सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपको ऑप्शन में ध्वनि दे दे और वर्ण दे दे और ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, आपको सीधा पूछ ले कि वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको ध्वनि बोलनी है। अगर आपको दे दे कि वर्ण की लेखन या क्या आपको लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बता दी तो आपको वर्ण बताएगा। अगर आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई सीधा पूछे तो आपको ध्वनि बता दी। तो ध्वनि होती है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हम बोलते हैं हाँ, का, खा आदि जो मुंह से शब्द या वर्ण बाहर निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ध्वनियाँ बोलते हैं। ध्वनियाँ में से 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। अब सेकेंड है वर्ण। तो वर्ण लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण की परिभाषा ध्वनियों के वे मूल रूप जिसके खंड न हो सके और जिनको लिखित रूप में लिखा जाता है वही वर्ण। अगर आपको बोले ध्वनियों के वे मूल रूप जिसके खंड नहीं हो सके, तो यहाँ तो होगी आपकी परिभाषा गलत होगी। अगर लिखित रूप में बोले तो वो आपका वर्ण कहलाएगा। ध्वनियों के वे मूल रूप जिसके खंड न हो सके वो आपको लिखित रूप में हो तो वो वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ध्वनि है जो उच्चारण और सुनने में आती है। केवल ध्वनि आपको या तो बोल के या सुन सकते, लेकिन इसके उल्टा है जो वर्ण है वो दिखने और लिखने और पढ़ने में काम में आता है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विचार में फर्स्ट है स्वर। तो स्वर की परिभाषा वैसे तो आप सबको पता ही है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। मतलब बिना किसी की सहायता, जैसे अ, ई,
लगता है वो आपके क्या कहलाता है, ह्रस्व स्वर। और हिंदी में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, आ ई उ री। और सेकंड है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय या उनसे दुगना समय लगता है वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 7 दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे आ ई उ ए आई ओ औ। तो एक स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता से किया जाता है वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर व 10 मात्रा होती है। और हिंदी में स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, हिंदी में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। और सेकंड है दीर्घ स्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है या दुगना समय लगता है वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में 7 दीर्घ स्वर होते हैं। सेकंड है वर्णों के वर्गीकरण में व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा में जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। मतलब जिनके उच्चारण बोलने लिखने में स्वर की सहायता की जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 होते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से कितने व्यंजन होते हैं, 33 वर्गीय व्यंजन। 5 वर्ग होते हैं, काव्र, चाव्र, ताव्र, ताव्र और पाव्र। तो ये टोटल हो गया आपके 25, 5 into 5। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ग होते हैं तो 5 into 5 25। फिर सेकंड है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन होते हैं, ये ले वे। और फिर होता है उस व्यंजन होते हैं स स अ। फिर होते हैं संयुक्त व्यंजन। इनको हम व्यंजन में मूल रूप में ऐड नहीं करते हैं, इसलिए 25 और 4 33। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। 6 तो का और 7 से मिला होता है ता और रा से मिला होता है, गे और तो जा और यहाँ से मिला और 6 तो सा और रे से मिलता है। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, 5 वर्गीय व्यंजन 5 into 5 25 और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इस तरह आज की हमारी हिंदी क्लास यही समाप्त हो रही है। धन्यवाद।